Hello friends and welcome to Sleepy Classes in day 2 of your Political Science and International Relations Free Mains Crash Course. Right, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हैं और ये हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है। अगर आप हमें पहली बार जो है ये देख रहे हैं प्रीलिम पॉलिटिकल साइंस के क्रैश कोर्स को, तो इम्पेरेटिव होगा कि आप फटाफट जो है ये नज़र डाल लें इस शेड्यूल पे भी। ठीक है, अब मेंस जो है आ गया है बहुत ही पास, राइट, जनवरी में। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी इन दैट जोन के हाँ जी मैंने मेंस लिखना है एंड फुल तैयारी से जो है आपने अपने प्रेपरेशन को कर देना है शुरू। ठीक है, सो वेस्ट नहीं करना है टाइम बिल्कुल भी इधर उधर देखने में, दोबारा सोचने में कि क्या मेंस आंसर राइटिंग करूं ना करूं। तो इम्पेरेटिव है कि राइट नाउ आपका फोकस होना चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फॉर्मेट आंसर्स, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, क्या स्ट्रक्चर होना है आंसर्स का एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसी चीज में हेल्प करने के लिए आपको एटलीस्ट इन द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हमारा जो है ये इनिशिएटिव फ्री में आपके साथ बांटा जा रहा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारा कल लेक्चर आया था उसी के नीचे मैंने आपको पीडीएफ का लिंक भी दे दिया है। तो वो एक फ्री कोर्स है जहां पे आपने जाके एनरोल करना है और आप सारे जो पीडीएफ से उससे जुड़े वो सब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली आप मेंस अगर टेस्ट सीरीज भी लिखना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जरूरी होता है रेगुलर प्रैक्टिस करना। और इसी प्रैक्टिस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, जिसमें जितना ज्यादा जो हमारे ऑप्शनल इस बार 2021 की ओरिएंटेशन के हिसाब से जो क्वेश्चंस है वो डाले जाएंगे। 4 जो है फुल लेंथ है एंड 4 सेक्शनल है एंड 6 जो है इसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे एज पर द यूपीएससी पैटर्न। It is priced at ₹10,000 with discounts also applicable. Very importantly ये with evaluation है एंड यहाँ पे हमारी evaluation ऐसी नहीं है कि टिक टिक करके excellent answer, okay answer, very bad answer लिख दिया। We give you detailed comments and feedback to ensure your improvement. ठीक है, so you can write into us अगर आपको कुछ discount etc की requirement है, we will try to help you as much as possible. Right, तो आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं या 1800-893-043 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है टू पॉलिटिकल साइंस, रादर देन वाचिंग दिस क्रैश कोर्स जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, देयरफॉर इज मोर सूटेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि एक बार ऑप्शनल कर चुके हैं एंड अब लेवल अप करना चाहते हैं टुवर्ड्स मेंस आंसर राइटिंग एंड हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस एंड फ्रेम आंसर्स बेटर, ये उनके लिए है। अगर आप कंप्लीटली अनअवेयर है कि किस तरह से हम अप्रोच करें पॉलिटिकल साइंस को, क्या बुक्स पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आई विल बी एडिंग जो हमारी फ्री पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट है, आप उस पे जाके जो है शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दैट यू वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस पॉलिटिकल साइंस जर्नी विद अस, तो आप हमारे फुल फ्लेजेड ऑप्शनल कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सबसे क्वालिटी ओरिएंटेड एज वेल एज सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं आउट देयर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये कोर्स को ज्वाइन करना, अगर विद आंसर इवैल्यूएशन, मतलब इसके अंदर कंटेंट लेक्चर्स हैं, अपडेशंस हैं, इसमें वीकली टेस्ट हैं, हाफ लेंथ एंड फुल टेस्ट है, मेंटरशिप वाया प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं 15,000। द सेम थिंग्स बट विदाउट इवैल्यूएशन जो है आपको मिलेंगी इन ₹12,000। ठीक है, तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जो है ये क्वेश्चन है। राइट, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो सेकंड पार्ट है, फाइनल पार्ट, उसको हम आज रैप अप करेंगे। अब स्टेटमेंट देखते हैं। दिस स्टेटमेंट सेज द प्रिंसिपल व्हिच रेगुलेट्स द एग्जिस्टिंग सोशल relationship between two sexes is a wrong in itself, is wrong in itself। ये स्टेटमेंट है JS मिल की। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बताती हूं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अप्रोच करने के लिए 5 से 10 सेकंड लगाइए और उसका एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क जो है दिमाग में डाल लीजिए। बहुत बार जो है हम वी डोंट कंसिडर दिस एज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी जस्ट एंड अप वॉमिटिंग मटेरियल दैट वी नो विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग वेदर दैट इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन आस्क्ड और नॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली एज द स्टेटमेंट इटसेल्फ मेक्स इट ऑब्वियस कि यहां पे मिल के लिबरल क्रेडेंशियल से ज्यादा किसको क्वेश्चन किया जा रहा है? जो उनकी फेमिनिस्ट क्रेडेंशियल्स है उनसे
से जुड़ा ये एक सवाल है। तो वी विल ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस दिस आंसर बाय टॉकिंग अबाउट जेएस मिल एज अ फेमिनिस्ट एंड ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं टू रियली टॉक अबाउट हिज व्यूज ऑन विमेन इक्वालिटी, ऑन फेमिनिज्म एंड किस तरह का फेमिनिज्म जो है वो espouse कर रहे थे। Next, now we move on towards what the statement is specifically pointing to. क्या पूछ रही है? ये बोल रही है कि जो प्रिंसिपल है जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग मतलब उस दौरान के उस टाइम के जो इंग्लैंड के अंदर रिलेशनशिप था बिटवीन मेन एंड फीमेल, जिस तरह से वो डिफाइन किया गया था, जिस तरह से उनके बीच में एक तरह से जो पावर रिलेशंस थे वो डिफाइन किए गए थे, वही गलत थे, राइट। तो यहाँ पे वो बेसिकली हम क्या बात करेंगे कि किस तरह से मिल समझते हैं कि क्यों विमेन को सब्जुगेट किया जा रहा था एंड क्यों ये इनइक्वालिटी एंड ये जो सोशल रिलेशनशिप था, ये जो सोशल पावर का फ्रेमवर्क था जो कि विमेन को अनइक्वल डिक्लेयर कर रहा था, व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, ठीक है। सो दिस विल बी द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। देन वी विल ऑब्वियसली मूव ऑन टूवर्ड्स अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन wherein we can talk about and we can name a couple of feminist scholars, contemporary scholars, जिन्होंने मिल एंड मिल का वर्जन ऑफ ये जो लिबरल फेमिनिज्म था उसके अंदर लूप होल्स निकाले हैं एंड देन इन द एंड वी विल ऑब्वियसली कंक्लूड द आंसर, राइट। तो स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर को कंसीव करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स लुक एट द आंसर वेरी क्विकली। अब आंसर के अंदर जैसे कि मैंने बताया हम शुरुआत कहां से करेंगे, वी विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से जेएस मिल जो हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिबरल थिंकर्स माने जाते हैं। हमें पता है वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स दैट ही, ऑल द इम्प्रूवमेंट्स दैट ही मेड अपॉन यूटिलिटेरियनिज्म, वी आर वेरी वेल अबाउट ऑल द थिंग्स दैट ही सेड अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ने वो मांगा है, नहीं मांगा है, तो अगर आप उसके बारे में पैराग्राफ्स आफ्टर पैराग्राफ्स लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज उनकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है यहाँ पे। So we say that he was one of the most liberal, important liberal thinkers जिन्होंने various concepts के ऊपर बात की, चाहे वो लिबर्टी का आइडिया हो, एथिक्स का आइडिया हो, इकोनॉमिक्स का आइडिया हो, बहुत चीजों के ऊपर बात की। Very importantly, Mill is also invoked as one of the early feminists. In fact, इसके ऊपर आप an early liberal feminist ये जो टर्म है ये भी डाल सकते हैं बिकॉज हमें पता है फेमिनिज्म में वेरियस वेव्स आती हैं, आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा, है ना। तो इन्हीं में से अगर हम बात करें कि कौन से स्कूल ऑफ फेमिनिज्म के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं मिल को, तो कौन सा स्कूल ऑफ फेमिनिज्म है, लिबरल स्कूल, ठीक है। तो एक लिबरल, वन ऑफ द अर्ली लिबरल फेमिनिस्ट में से एक थे एंड इनका जो सबसे नोटवर्दी काम था जो कि इन्होंने हैरियट मिल के साथ जो है लिखा, हैरियट टेलर के साथ जो है लिखा, राइट, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑन द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। तो बहुत ही अपैरेंट काम है कि किस बारे में बात कर रहे होंगे, जहां पे क्या बात करते हैं, जहां पे आर्ग्यू करते हैं कि विमेन के लिए इक्वालिटी एंड एजुकेशन जो है इंपेरेटिव है, ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि ये जो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म उन्होंने डिवाइस किए थे, राइट, जहां पे ही हैड एन अटर बिलीफ इन लिबरलिज्म वेयरइन ही बिलीव्ड इन the idea of everyone reaching their potential, everyone having the freedom to exercise their choice so as to be the best form of themselves. Because of this reason, he also ended up advocating and arguing against the kind of suppression and domination that women of his times faced. And therefore he stood for what he stood for, कि हमें जो women है उस दौरान की जो इंग्लिश women थी उनके लिए ही demanded education के लिए rights, suffrage मतलब voting rights, employment opportunities, ताकि वो truly जो है अच्छी जिंदगी बिता सके। वेरी इंपॉर्टेंटली वो ये कहते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ विमेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट दे आर अ कंसर्न फॉर द इंटायर ह्यूमन काइंड। पूरी ह्यूमन काइंड, पूरी ह्यूमैनिटी को अगर आप बेनिफिट करना चाहते हैं तो जरूरी है आप 1/2 ऑफ द ह्यूमैनिटी दैट इज विमेन उनको पीछे ना छोड़ दें। वेरी इंपॉर्टेंटली मिल जो है अपने इस काम में ऑन द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, यहां पे वो कहते हैं एंड विच वॉज ऑब्वियसली हिज आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के अंदर ऑल्सो हम जो एसोसिएट करते हैं हर स्कॉलर के साथ, कि सोसाइटी किस बेसिस पे होनी चाहिए अरेंज, क्या ये किसी हायरार्किकल बेसिस पे होनी चाहिए, क्या ये किसी जेंडर नॉर्म के बेसिस पे होनी चाहिए, सेज नो। सोसाइटी किसके बेस पे होनी चाहिए, सोसाइटी रीजन, रैशनैलिटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ लाइक सेक्स। सो just because you have been born a woman, I am sorry you cannot participate in the public sphere. I am sorry you cannot vote. I am sorry you can't have employment opportunities. How does
does me being born a woman, right, in any way impact my capacity to be a full-fledged human being, of having a brain, of being sharp, of being good at what I do, right? So he says कि ये जो entire human character होता है, जो हमारा talent होता है, जो हमारी capabilities होती हैं, it isn't a product of what biological sex I am, but in fact is a product of my upbringing, है ना? राइट तो एक ये जो नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है, ऑब्वियसली मिल इज मोर ऑन द साइड ऑफ दिस नर्चर पार्ट, कि आपको अगर ढंग की स्कूलिंग मिली है, अगर आपको प्रॉपर इंकरेजमेंट मिली है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो ऑब्वियसली यू विल बी मोर केपेबल देन समवन जिनको ये सब अपॉर्चुनिटीज जो है नहीं मिल पाई थी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली ही सेज दैट इक्वालिटी को आप एज अ फेवर मत समझिए टू वुमेन. इक्वालिटी शुड बी अ लीगल राइट फॉर एवरीवन. And this lack of equality was intrinsically linked to the way in which marriage was conceived of during that time in England, जहां पे women जो हैं, जब वो एक बीवी बन जाती थी as a wife, was relegated to what? To being the property of the husband. And as a property, I am being objectified now, right? I have been reduced to being an object of my husband. That means that I had to be completely and totally obedient to the husband. And Mill therefore compares it to one of the another huge social evils of the time, and that was slavery. कि आप एक हाफ को जो है अगेन विमेन के साथ भी जो ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट इज एज बैड एज जो स्लेवरी में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ हो रहा था. नाउ मिल सेज कि ये एक तरह की लीगल सबऑर्डिनेशन है जो कि 19th सेंचुरी का इंग्लिश लॉ जो है विद रिगार्ड टू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे औरतों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी. वॉट एवर प्रॉपर्टी दे वर गिफ्टेड बाय देयर ओन फैमिली ऑल्सो, वो उनके पति की हो जाती थी, बिकॉज ऑफ विच उनकी जो है सिचुएशन वॉज वर्सेंट. ठीक है, राइट. साथ ही में विमेन जो है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोशल एटमोस्फेयर देयर वाज, नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम विद द सोशल रिलेशनशिप. व्हाई? बिकॉज विमेन वर नाउ बीइंग टॉट टू व्हाट? टू लिव फॉर अदर्स, एंड देयर वाज दिस आइडिया ऑफ वुमनहुड व्हिच वाज ऑल अबाउट सेल्फलेस डिवोशन. तो एक औरत कौन होती है? जो कि अपने पति की सेवा करे. एक औरत कौन होती है? जो कि अपने बच्चों का ध्यान रखे. एक औरत कौन होती है? जो कि बस अपना घर संभाले. तो इन चीजों के बेसिस पे ये ग्लोरीफाई किया जाता था वुमेनहुड, एंड एनीवन हु स्टूड अपार्ट फ्रॉम दिस was only criticized. मिल साथ ही में साइड करते हैं the absence of laws on marital rape पे भी, to really focus on how किस तरह से जो women थी in England suffer कर रही थी at the hands of patriarchy. साथ ही में मिल जो है अब जब वो क्वेश्चन करते हैं, जो सब्जेक्शन ऑफ विमेन है, वो दो मेन आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिसको वो क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि विमेन इनइक्वालिटी को किस बेसिस पे जस्टिफाई किया जा रहा था कि भैया यूनिवर्सल प्रैक्टिस रही है, हर जगह ये होता है. हम इंडिया में भी बहुत जगह बोलते हैं कि भैया हमारी दादी नानी सबने तो ऐसे ही काम किया था, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. राइट. नाउ मिल सेज ये थोड़ा सही है, दैट जस्ट बिकॉज इट्स बीन समथिंग्स बीन हैपनिंग अ सर्टेन वे यूनिवर्सली, सो डज दैट मेक इट करेक्ट? ही सेज यू गाइस, ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ स्लेवरी. लाइक यू आर कमिंग टू रियलाइज कि स्लेवरी कितनी गलत थी, इवन दो एट अ सर्टेन टाइम इट वाज सो एक्सेप्टेड. तो जस्ट लाइक इट इज स्लेवरी इज बीइंग क्वेश्चन टुडे, हाउ डू यू नो कि विमेन की तरफ ये जो इनइक्वालिटी है, ये भी थोड़े सालों बाद आपको पता नहीं लग जाएगा ये गलत है. सिमिलर चीज हम इंडिया में कास्टिज्म को भी लेके बोलते हैं कि एट वन पॉइंट, एट सर्टेन पॉइंट्स, कास्टिज्म वाज लेजिटिमाइज्ड बाय वेरियस सेक्रेड टेक्स्ट, बट टुडे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स एन इक्वल स्टेटस टू वन एंड ऑल, वी हैव कम टू रियलाइज द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द काइंड ऑफ discrimination and the kind of abject inhumanity which was associated with something like casteism in India. The next argument जिसको often use किया जाता था to justify women's inequality was that कि naturally women different है from men. एंड यहाँ पे मिल यूजेस वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो आर्ग्यूमेंट भी था. मिल सेज कि ये जो व्यू है कि विमेन की नेचर कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम मैन, he says this is absolute rubbish, right? This doesn't work. He says women की nature जो है, it's not because they were born a certain way कि वो different है, it is because they were reared a certain way. It is because of social pressure जिसने उनको suppress किया है and dominate किया है, जिसके कारण women जो है कई बार frivolous हो जाती हैं या important चीजों के ऊपर, अपने मुद्दों के ऊपर जो है views नहीं express कर पाती, because they've never been taught to do those things, right? Therefore, against these arguments, Mill says that women are as much as free rational human beings as men are, जिनको दी जानी चाहिए freedom to choose, right? So rather than them succumbing to social pressures and social relationships, they should be able to lead their lives as they wish. साथ ही में मिल ने ये भी argument refute की
कि विमेन ही खुश है सब्जुगेट होके. व्हाई? ही सेज देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस जहां पे विमेन हैव प्रोटेस्टेड, जहां पे डिसकंटेंट हुआ है, कितना बड़ा सफरेजेट मूवमेंट चल रहा था, राइट? सो ऑल दीज आर्गुमेंट्स वर पुट फॉरवर्ड बाय मिल. नाउ डिस्पाइट हैविंग सच प्रोग्रेसिव व्यूज, मिल इज टुडे क्रिटिसाइज्ड बाय अ नंबर ऑफ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इंक्लूडिंग पीपल लाइक मोयरा गैटिन्स. मोयरा गैटिन्स क्या बोलती है? वो कहती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल इश्यूज जो कि मिल के साथ है, वो कहते हैं बहुत ही इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच थी. तो ये नहीं कि विमेन की इक्वालिटी जो है एक इंट्रिंसिक गुड है, इसलिए रिगार्डलेस है ना, रिगार्डलेस ऑफ विमेन कितनी इंटेलिजेंट हो या ना हो या जो भी, एज ह्यूमंस दे डिजर्व इक्वालिटी, है ना. तो ये आप ये क्यों बोल रहे हैं कि विमेन को इक्वालिटी दो ना, बेनिफिट पहुंचाएगा इंटायर मैनकाइंड को, राइट? ये तो वैसी सी आर्ग्यूमेंट होगी जैसे कि हम आजकल भी बोलते हैं, जैसे कि लेबर रिपोर्ट एक्सेट्रा आती है ILO की, और वो बोलते हैं कि इंडिया का GDP कितना बढ़ सकता है अगर विमेन वर्कफोर्स में ज्वाइन करें. तो हम कहते हैं कि इट शुडंट ओनली बी फॉर द सेक ऑफ GDP, बट इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ विमेन बीइंग allowed to work for themselves rather than contributing to a GDP. तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं बल्कि एक इमेंसिपेटरी इंट्रिंसिक अप्रोच की जरूरत है. और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स थे, राइट? फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ डिफरेंस फेमिनिस्ट जो है वो कहते हैं दैट बाय सेइंग कि बाहर जाके काम करना ही इंपॉर्टेंट है एंड घर के अंदर रह के जो विमेन काम कर रही थी उसको मिल जो है बहुत डीलेजिटिमाइज करते हैं, डोमेस्टिक वर्क को जो है कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देते हैं. सर्टेन अदर फेमिनिस्ट ऑल्सो, जो डिफरेंट फेमिनिस्ट है, वो ये भी कहते हैं कि ये जो ओवर एम्फेसिस ऑन रैशनैलिटी है, दैट अगेन एक तरह से फेवर्स द मेल आइडिया ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी ओवर से पैशन और इमोशन व्हिच इज ऑफन एसोसिएटेड विद विमेन, राइट? तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स जो हैं आप और भी कोट कर सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि आपके पास वर्ड एंड टाइम लिमिट है. एट द एंड वी से दैट डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म्स, द वे दैट मिल फॉर्मुलेटेड दीज थॉट्स एंड जो उनके थॉट्स थे ऑन विमेन वाज समथिंग दैट वाज रेवोल्यूशनरी फॉर हिज टाइम, एंड इन फैक्ट some of his thoughts might still be relevant today, right? And extremely important, which is what makes him such a great scholar and thinker. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ. अब दूसरा सवाल जो है इनफैक्ट इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स है, मार्क्स का भी और ग्राम्स्की का भी. ठीक है, तो इसलिए दोनों ही मार्क्स एंड ग्राम्स्की के लिए हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे. नाउ दिस क्वेश्चन सेज ग्राम्स्की's thought was based on correction and review of certain problems that existed in traditional Marxist thought. Discuss. राइट? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसिकली आपकी जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म था, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म भी बोलते हैं, which is basically linked to certain old or mature works of Marx, right? Works like the Communist Manifesto, right? तो इसके अंदर जो थॉट्स उन्होंने रिले की, विच इज ऑफन रिड्यूस टू द आइडिया ऑफ व्हाट, दैट द स्टेट इज द हैंडमेडन ऑफ द बुर्जुआ, दैट इकोनॉमिक्स इज द बेस दैट डिफाइंस द सुपर स्ट्रक्चर, राइट? इस तरह के जो थॉट्स है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के, उनके अंदर जो कमियां थी, राइट, उनके अंदर जो कमियां थी उनको ग्राम्स्की के थॉट ने रेक्टिफाई करने की, करेक्ट करने की कोशिश की. तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इस आंसर का? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर ग्राम्स्की को इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्राम्स्की के कुछ कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ग्राम्स्की की एक तरह से जो रेलेवेंस है टू द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट क्या है कि पहले बिफोर वी टेल कि ग्राम्स्की ने क्या करेक्ट किया, हमें पहले ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि व्हाट वाज रॉन्ग विद ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, राइट? तो जितनी ब्रीफली हो सकता है हम कुछ सेकंड पॉइंट्स के अंदर जो है, जो मेन प्रॉब्लम्स थी एसोसिएटेड विद ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, हम उन डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट कर देंगे. Next we come to the main part, that how did Gramsci seek to correct or rectify these problems, right, जो कि traditional Marxism में exist करती थी, and then we will conclude it by talking about कि किस तरह से Gramsci की जो corrections थी contributed to the coming up of this new Marxist school of thought, जिसने और भी ज़्यादा contributions की into making Marxism relevant for contemporary political thought and theory. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं towards the answer now. अब आंसर के अंदर हमने पहले कॉन्टेक्स्ट लेआउट किया है, इंट्रोड्यूस किया है ग्राम्स्की को, जहां पे हमने बात की कि ग्राम्स्की को इनफैक्ट रिगार्ड किया जाता है क्या, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्टर्न मार्क्सिस्ट, राइट? कहां से थे ये? इटली से थे. नाउ ही वाज वेरी इंपॉर्टेंटली आल्सो द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन इटली. नाउ आपको एक और चीज ग्राम्स्की के बारे में पता होगी क्या, कि ग्राम्स्की वाज समवन जो कि इटली में थे ड्यूरिंग द राइज ऑफ बेनितो मुसोलिनी के अंदर जो फासिज्म था, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड.
तो टेक्निकली कोई एक फॉर्मल वर्क नहीं एग्जिस्ट करता, बट उनके जो नोट्स थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, जो कि उन्होंने प्रिजन में जब वो कैद थे तब लिखी थी, दोज आर व्हाट रिप्रेजेंट ग्राम्स्की's थॉट इन व्हाट इज कॉल्ड द प्रिजन notebooks. Right? Now, very importantly, we say that the kind of thought that Gramsci developed helped Marxism move away from the more dogmatic या deterministic idea of traditional Marxism जो था, जिसके कारण a number of scholars had ended up criticizing it. ठीक है, अब हमने एक context lay out कर दिया. Now we move on towards कि क्या problems थी, what were these problems जो कि traditional या orthodox Marxism में exist करती थी. Now, the सबसे पहली problem is the catchphrase of numerous critics of Marxism, which is economic डिटर्मिनिज्म. राइट, अब मार्क्स का आइडिया किससे जुड़ा था? मार्क्स का आइडिया था कि द वर्ल्ड ऑफ सोल्स आर शेप्ड बाय व्हाट? कैपिटलिज्म. नाउ एवरीथिंग इन फॉर मार्क्स, अगर हम बात करें आपकी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में, व्हाट वर द मूविंग फोर्स? द मूविंग फोर्स वाज द इकोनॉमिक फोर्सेस. राइट, एंड ये इकोनॉमिक फोर्सेस जो कि शेप करती थी मटेरियल कंडीशंस को एंड डिवाइड करती थी सोसाइटी को इनटू टू क्लासेस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स. राइट, इसके ही थ्रू जो है आपका रेस्ट ऑफ द जो सुपर स्ट्रक्चर था, चाहे वो आपका रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कुछ भी हो, everything was shaped by this economic base. And the only way of bringing about a change, as we'd seen in historical materialism, was how? If the change came in modes of production, that change led to what? The crumbling of the relations of production and the coming up of a new economic system, with thereby formulated a new form of political, social, cultural system. Right? तो ये जो है एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जो कि किसी भी तरह का ऑटोनॉमस स्फीयर नहीं छोड़ता था फॉर एनीथिंग एल्स, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट सोसाइटी, बी इट कल्चर और एनीथिंग. द नेक्स्ट मेजर डेफिशिएंसी जो कि पॉइंट आउट की जाती है वाज द इशू ऑफ क्लास स्ट्रगल. द बहुत ज्यादा फोकस जो है जो क्लास स्ट्रगल पे किया गया था. अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या करता है? इट बिगिंस विद द फेमस वर्ड्स बाय मार्क्स, व्हाट? दैट ऑल हिस्ट्री इज व्हाट? ऑल हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ class struggle. So what the dynamics of the society were reduced to what? The dynamics of the society in orthodox and traditional Marxism were merely reduced to being understood in terms of class division and class conflict, with no other sociological or cultural aspect being taken into the fold. Another major problem that was pointed out was the deficiencies of the historical materialism itself. अब ग्राम्स्की क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में भी देखा था कि क्या होता है. नाउ टेक्निकली मार्क्स ने क्या बोला था? उन्होंने आगे रखी थी मार्क्सिज्म को एज अ फिलोसफी ऑफ praxis. But Gramsci says with the solidifying of this historical materialism, एक ह्यूमन विल का जो आइडिया था वो तो कंप्लीटली चला गया. ठीक है, तो क्या हो रहा था कि अब सिर्फ जो बाहर से एक्सटर्नल इकोनॉमिक चेंज आ रहा था उसी के थ्रू सारे चेंजेस आ रहे थे. सो टेक्निकली क्या रिड्यूस हो गए थे? जो ह्यूमन बीइंग्स थे, ह्यूमन बीइंग्स को बेसिकली मार्क्सिज्म ने, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म ने रिड्यूस कर दिया था एज मियर ऑब्जेक्ट्स जो कि आर एट द मर्सी ऑफ इकोनॉमिक चेंज. अब ग्राम्स्की इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे. कहते हैं कि आप लोगों को एज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नहीं रिड्यूस कर सकते. राइट, आपने आप उनको हमेशा एक हिस्टोरिकली डिटर्मिन्ड मैन की तरह से नहीं देख सकते कि बस सर्टेन कंडीशंस होंगी तो वो वैसा ही चलता जाएगा और उनकी कोई आइडिया ऑफ विल नहीं है जहां पे वो कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, बट आर जस्ट गिवन एट द मर्सी ऑफ द इकोनॉमिक change. Another major issue was with respect to the role of ideology. अब आइडियोलॉजी के बारे में मार्क्स ने क्या बोला था? कार्ल मार्क्स ने अपने काम जर्मन आइडियोलॉजी में आइडियोलॉजी को बुलाया था फॉल्स कॉन्शियसनेस. एंड क्या उन्होंने बोला था कि ये तो डोमिनेशन का एक वेपन है जहां पे रूलिंग क्लास सिंपली इसको यूज करती है टू मिस्टिफाई व्हाट द मासेस आर थिंकिंग एंड उनको एक तरह से मैनिपुलेट करने में एंड उनको डोमिनेट करने में. ठीक है, तो जिस तरह से रिलीजन के बारे में उन्होंने बोला था, रिलीजन इज व्हाट? इट इज द ओपियम ऑफ द masses. Now, unlike these straightforward ideas, Gramsci sought to complicate the way that things worked a little bit to truly understand how capitalism was developing and किस तरह की जो है ये different changes आ रहे थे, जिसके कारण जो western capitalism है instead of succumbing was in fact
जो एक तरह से जो है कंटिन्यू चलता जा रहा था। ठीक है, तो मार्क ग्राम्स्की ने इसीलिए जो है एक करेक्शन एंड रिव्यू देने की जो है कोशिश की। ठीक है, और ट्राई किया कि जो डेफिशिएंसीज हैं उनको वो करेक्ट कर सके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम कोरिलेशन ड्रॉ करते हैं कि ग्राम्स्की इटालियन थे और एक और इटालियन थिंकर हु वाज नोन एज प्रोवाइडिंग अ ब्रेक फ्रॉम प्रीवियस थॉट वाज हुम, मैकियावेली। ठीक है, तो मैकियावेली जो भी एक इटालियन थिंकर ही थे एंड जिन्होंने बात किया था अबाउट द सेंट्रलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्फेयर। ठीक है, तो उसी तरह से अब ग्राम्स्की जो है वो भी जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है उससे कल्चर एंड पॉलिटिक्स को थोड़ा सा रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं एंड वापस जो प्रैक्टिस एंड पॉलिटिकल एक्शन की सेंट्रलिटी थी टू मार्क्सिज्म उसको लाने की जो है कोशिश करते हैं। Now what were these changes or corrections that Gramsci offers? The first is in the form of integral state, right? So instead of the वहां पे आप जो deficiencies थी ना वहां पे मैं एक point in fact लिखना भूल गई, which was that state है ना, state as the handmaiden of बोर्जुआ। ये एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको आप जरूर याद रख लें और इसको ऐड कर लीजिएगा, स्टेट एज अ हैंडमेडन ऑफ बोर्जुआ। नाउ अगेंस्ट दिस ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यू जहां पे स्टेट वाज मियरली रिड्यूस्ड टू बीइंग द हैंडमेडन ऑफ द कैपिटलिस्ट, ग्राम्स्की ने एक मोर कॉम्प्लिकेटेड व्यू ऑफ द इंटेग्रल स्टेट आगे रखी। तो ग्राम्स्की का जो मॉडल था ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, ये बेस सुपरस्ट्रक्चर जो मॉडल था ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म उससे काफी हटके था। ग्राम्स्की ने एक एक्सपेंसिव डेफिनेशन की बात की जहां पे उन्होंने बोला जो स्टेट है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज द पॉलिटिकल सोसाइटी विच इज रूलिंग थ्रू फोर्स और कोअर्सिव मैकेनिज्म, तो आपका जो पुलिस जुडिशियल सिस्टम है, आर्मी सिस्टम है, ये वो, एंड सेकेंडली आपकी सिविल सोसाइटी जो रूल करती है बाय जनरेटिंग कंसेंट। सो दिस कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक आपके हो गए एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर, मूवीज, ये सब जो है यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक उन्होंने डेवलपमेंट की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, अनलाइक द सिंगल माइंडेड फोकस जो कि होता था ऑन इकोनॉमी, नाउ ही फोकस ग्राम्स्की गेट्स द फोकस टू सिविल सोसाइटी। नाउ सिविल सोसाइटी ग्राम्स्की कहते हैं एक ऐसी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस थी, मार्क्स ने क्या बोला था, उन्होंने बस इसको इग्नोर कर दिया कि ये तो वो है जहां पे लिबरल्स के अकॉर्डिंगली इनका प्राइवेट इकोनॉमिक स्फेयर है, जहां पे जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है ये वो हो रही है। ग्राम्स्की सेज नो, इनफैक्ट ये जो सिविल सोसाइटी है इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहां पे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑटोनॉमसली फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो है एग्जिस्ट करती हैं एंड ये इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास। एंड ये जो डोमिनेंस है ये कोई कोअर्सिव मैकेनिज्म से नहीं आती, बट इनफैक्ट कंसेंट मैन्युफैक्चर करने से आती है, विच हैपेंस थ्रू वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो डेवलपमेंट की थी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने आगे रखा था, द आइडिया ऑफ हेजेमनी। अब ये हेजेमनी क्या है? हेजेमनी को मूफे जो है ये कहते हैं। नाउ दिस वाज अ कॉन्सेप्ट जो कि पहली बार ग्राम्स्की के काम में ही सामने आया था इन 1926। एंड ये हेजेमनी क्या थी? बेसिकली इट वाज अ सेट ऑफ आइडियाज जिसके थ्रू जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं दे वर एबल टू सिक्योर द कंसेंट ऑफ होम द सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। सो रादर देन रूलिंग देम बाय कोअर्जन फोर्सफुली, इनको जो है वो खुद ही कंसेंट कर देते थे बेचारे कि हाँ जी आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, एंड खुद ही जो है वो रूल होते जाते थे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने बोला था प्रैक्सिस का आइडिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन विल, कि चेंज जो है ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम हुआ और फिर चेंज आ गया, नहीं, यहाँ पे ह्यूमन विल भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड यहाँ पे आप किसका एग्जाम्पल देंगे? द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, राइट? आपको याद होगा जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की थी जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक क्लास को लीड करने के लिए ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की जो है कितनी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, सो नाउ ग्राम्स्की हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ग्राम्स्की वाज वेरी वेल अवेयर कि किस तरह से मार्क्सिज्म ने अगर सर्वाइव करना है उनको ये चैलेंजेस को आंसर करना पड़ेगा। एंड जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है कैपिटलिज्म की इन द वेस्ट विद द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, उसको समझने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल जो है टूल्स आगे दिए हमें, जिसके कारण आगे चल के इंटायर न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल जो था जिसके अंदर फ्यूचर थिंकर्स लाइक पोलांजास एटसेट्रा ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस
आगे रखी। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर WPT वाला पार्ट, विच इज ऑन हैना अरेंट। दिस क्वेश्चन सेज डिस्कस अरेंट्स थ्योरी ऑफ एक्शन एंड हाउ इट्स रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। अब दो कंपोनेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है कि सीधा ये पूछ रहे हैं क्या थी थ्योरी ऑफ एक्शन, तो ये तो हमें लगता है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम समझा देंगे। नेक्स्ट आपने वेरी इंपॉर्टेंटली इसको लिंक करना है कि ये जो इशू ऑफ, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म है, थ्योरी ऑफ एक्शन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाई टोटलिटेरियनिज्म वाज ऑन द राइज। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इस आंसर का? सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू कैन इंट्रोड्यूस अरेंट और क्या उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, बिकॉज ऑफ विच शी टॉक्स अबाउट दिस नीड एंड थ्योरी ऑफ action. Then what was this focus on action and how was it different from past thinkers? ठीक है, and किस तरह से वो इसके बारे में theorize करती हैं. Then you can go on to talk about the use of praxis and किस तरह से that was essential to reject totalitarianism before we conclude the answer. Right? So let's move on to the answer very quickly. Now Hannah Arendt जो है, जैसे कि हमें पता है, she was a Jewish philosopher and she was someone जो कि जर्मनी से आई थी, वहां से भाग के आई थी. Why? Because she had personally experienced जर्मनी में जो राइज ऑफ नाजिज्म हुआ था एंड जो होलोकॉस्ट हुआ था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया एंड उसी से वो एस्केप जो है करके आई थी. एंड इसके कारण ये जो एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था उसने बहुत ज्यादा शेप किया जितने भी हैना अरेंट के व्यूज थे ऑन थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स, power, democracy, as well as totalitarianism. Right? Now, when we talk of theory of action, Hannah Arendt का जो काम है human condition, दो तीन जो है आप important काम of every scholar ना याद रखिए, you can name drop them. ठीक है, ये काफी ज्यादा important हो जाता है. तो इनका जो काम था the human condition, उस पे इन्होंने काफी ज्यादा जो है elaborate किया. Now, she says that when you look at human action, when you look at human the way humans function, there are two things that you can look at. One is vita contemplativa. Contemplativa का क्या मतलब है? Contemplation, thinking. And then is vita activa, which is doing, which is action, right? Which is activity, एक तरह से आपको action करना. Now यहाँ पे वो शुरुआत करती है, वो कहती है अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन को देखेंगे, थॉट के ट्रेडिशन को देखेंगे, more or less a number of scholars have ended up devaluing the human action and chief amongst them जिनको blame करती है ना, वो कहती है कौन है? प्लेटो है. याद है प्लेटो ने क्या बोला था? हमारे थ्योरी ऑफ आइडियाज, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म्स. एक्शन में क्या रखा है? आइडियाज हैं जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? एंड शी सेज इट इज दीज स्कॉलर्स हु गेव सुपीरियरिटी टू आइडियाज ओवर एक्शन, जिसके कारण जो है दिस इंटायर मेस हैज बीन created. Now before we go to the mess part, it is important to understand what was this theory of action. इसको हम elaborate कर देते हैं पहले, क्योंकि this is the first part of the question, the first thing that the question is demanding. Now here Arendt theorizes on action and वो एक hierarchy of human activities बना देती हैं. सबसे नीचे on the activity scale is labor. अब लेबर क्या है? वो बोलते हैं ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि बेसिकली हम बायोलॉजिकल नेसेसिटीज के लिए परफॉर्म करते हैं, राइट? इनफैक्ट दीज आर एक्शंस दैट आरंट जस्ट पेक्यूलियर टू ह्यूमंस, दीज आर समथिंग दैट इवन एनिमल्स डू, राइट? खाना खाना है, ब्रीद करना है, राइट? ये क्या है? इनके बिना हम जी नहीं सकते एंड देयरफॉर देयर इज नो अमाउंट ऑफ फ्रीडम अटैच्ड टू इट. कैन आई चूज नॉट टू ब्रीद? आई विल डाई, राइट? आई नीड टू कंटिन्यू ब्रीदिंग. तो एक तरह से ये वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं जो कि हमने करनी है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल. And most of these activities are what? These are specific to what? The private sphere. अब आपको याद होगा हमने एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में भी ये किया था. एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में हमने किया था ना कि क्यों स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने बोला था स्टेट में ही रीजनड एक्शन होता है, पब्लिक स्फेयर में ही रीजनड एक्शन होता है. कंपेयर करते रहिए अरेंट को एरिस्टोटल से, बिकॉज अरेंट वाज अ ह्यूज एरिस्टोटलियन. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी वो क्या बोल रही है कि ये जो लेबर वाला प्राइवेट स्फेयर है, राइट, ये जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो हमने करनी ही करनी है और इसमें कोई रैशनैलिटी से लिंक नहीं है, ये लेबर के साथ जुड़ी हैं. नेक्स्ट ये कहते हैं इज द वर्क पार्ट. अब ये वर्क क्या है? बोलते हैं ये सेकेंडरी एक्शंस है, राइट? सेकेंडरी एक्शंस जहां पे आप नेचर से उठा के किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके बिल्ड करते हैं. बिजनेसेस हो गए, आर्किटेक्चर हो गया, क्राफ्ट्स हो गए, ये सब हो गए. अब ये वो कहते हैं यूजुअली एनिमल्स तो नहीं करते हैं, बट ये अभी भी कंप्लीट फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करते. ये कुछ फॉर्म ऑफ परमानेंस दे देते हैं ह्यूमन लाइफ को, राइट? हमने बिल्डिंग बना दी विच विल एग्जिस्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, राइट? तो यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी को कुछ आउटलेट मिल गया,
बट अभी भी कंप्लीट क्रिएटिविटी नहीं है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, दे हैव एंडेड अप क्रिएटिंग अ स्पेस, अ शेयर्ड वर्ल्ड, जहां पे लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं एक दूसरे से. The top layer, the top form of human activity is what she calls action. Now she says this is what being human is all about. राइट, बीइंग ह्यूमन सलमान खान वाला नहीं, ये अगर आप सच में एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो आप सारे आंख कान सब कुछ बंद करके बस एक रिएक्टिव नहीं बने रहते कि बस मेरा काम हो गया, मैं गया जॉब से वापस आया, खाया पिया सो गया. नहीं, यू हैव टू बी एन एक्टिव person, and this is the kind of political action that you're supposed to do, which is political and social action in the public sphere. Again, compare her to Aristotle. तो इस तरह के आप जब comparisons भी करेंगे ना, उनसे भी आपके आंसर्स जो है डिस्टिंक्ट बन सकते हैं. Again, another thing which makes this human political action possible is कि आपके पास क्या है, स्पीच. एरिस्टोटल सिविक कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस, पब्लिक स्फेयर की इंपॉर्टेंस, स्पीच की इंपॉर्टेंस. व्हाई? बिकॉज अरेंड सेज कि आपकी जो यूनिक आइडेंटिटी है, आपकी जो ओपिनियंस है, वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड इस बेसिस पे जो है एक्शन बिकम्स पॉसिबल. दिस शी सेज इज द ट्रू रेल्म ऑफ फ्रीडम. राइट, एंड जब ये थ्योरी मीट्स एक्शन, जो हम सोच रहे हैं उसको हम कन्वे करके दूसरों के साथ मिलके उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं, दिस इज व्हाट प्रैक्टिस इज. एंड शी सेज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्टिव लाइफ. दिस इज वेयर philosophers should concentrate on, because it is this political action, it is this praxis which is the realm and realization of complete human freedom. Very importantly, अरेंट जो है क्रिटिसाइज करती है दोनों ही लिबरल थ्योरिस्ट लाइक एडम स्मिथ एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स लाइक कार्ल मार्क्स को. क्यों? क्योंकि कहते हैं इन्होंने बहुत ही ओवर स्ट्रेस कर दिया वर्क एंड लेबर की कैटेगरी को. ठीक है, कि लेबर करना है आपने, वर्क करना है आपने, जिसके कारण क्या हुआ, वर्क एंड लेबर मेनली कहां पे होता है, ये होता है प्राइवेट स्फेयर में. ठीक है, ये प्राइवेट स्फेयर में होता है, ये आपकी पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता. इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट स्फेयर में है. राइट, अगर आपने खाना पीना है, ये जो खाना पीने के लिए आपको जो जॉब करनी पड़ती है डे टू डे, वो लेबर वाला ही काम है, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल नीड है. अगर काम नहीं करोगे तो खाना कहां से खाओगे. राइट, सो शी सेज कि आपका ये जो फोकस है, एंड अगेन यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं इवन फ्रॉम द कंटेम्पररी वर्ल्ड, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. दिस फोर्स ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ बीइंग बिजी विद वर्क, है ना, इसके कारण क्या हो गया, देयर हैज बीन द राइज ऑफ द सोशल, जिसके कारण नन ऑफ अस हैव द टाइम फॉर द पब्लिक स्फेयर और engaging in political action. And it is when people recede from the sphere of public sphere, it is when we recede from performing political action, कि क्या होता है कि we leave the public sphere completely to certain leaders, we do not question them, we do not in any way make them responsible, which is why totalitarianism rises. In fact, Arendt यही बोलती हैं कि Jews को अगर आप देखते हैं जर्मनी में before the rise of Nazism, one thing that they were continuously engaged with was what? Economic activity. That they forgot to concentrate on what was happening in the public sphere, which enabled the rise of a megalomaniac leader like Hitler, who caused something like the Holocaust. Right? So ये जो rise of totalitarianism है, किससे लिंक हो गया? अब ये एक्शन से लिंक हो गया कि अगर ये पॉलिटिकल एक्शन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पब्लिक स्फेयर में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और अगर तुम पब्लिक स्फेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ह्यूमन फ्रीडम नहीं बचती है, एंड राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म बिकम्स पॉसिबल. वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि इकोनॉमिक स्फेयर में इतनी कंपटीशन हो जाती है और आप पब्लिक स्फेयर पे फोकस नहीं कर रहे हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन हो जाता है, सिविक पार्टिसिपेशन का डिक्लाइन हो जाता है, पब्लिक अफेयर्स का डिक्लाइन हो जाता है. आप कंटेम्पररी इंडिया से लिंक कर सकते हैं व्हेन वी लुक एट द डीके इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, इन वेरियस अदर पुलिसिंग बॉडीज लाइक से एनसीबी और सीबीआई. राइट, इस तरह के एग्जांपल्स भी हैं. राइट, सिमिलरली आप यूएसए का भी एग्जांपल दे सकते हैं. ब्लैक लाइव मूवमेंट के टाइम पे यही हुआ, राइट, कि पुलिस एक्शन जो है, पुलिस ब्रुटैलिटी जो थी, उसको अब उन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था. पुलिस ब्रुटैलिटी हो गई थी, एंड नाउ व्हेन यू सी समथिंग लाइक ब्लैक लाइव्स मूवमेंट, वो क्या है? ब्लैक लाइव्स मूवमेंट इज praxis, अरेंट वाला praxis. So while Hannah Arendt's ideas are of great significance, एक उसका critical assessment कर लेंगे conclusion में, उनके भी कुछ criticism आते हैं. पहले तो उनकी जो complete removal थी private sphere की from the domain of action, तो बहुत सारे feminists बोलते हैं कि आपका सारा concentration तो public sphere पे रह गया, जिसके कारण जो exploitation and violence private sphere में हो रही है उसको आप ignore कर देते हैं और उसको एक तरह से आप legitimate बना देते हैं, much like how Aristotle had done. ठीक है, तो अब क्योंकि उसके
उसके इमीडिएट कंसर्न टोटलिटेरियनिज्म था, तो इस तरह की जो आइडियाज थी जो कि फेमिनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी वो उन पे मेनली फोकस नहीं कर पाई थी, राइट। सो दिस वाज आवर लास्ट आंसर ऑफ द डे. Again, now we have wrapped up Western political thought. In the next lecture, we will be doing some very important questions, which I think will be very crucial for your political science and international relations option for mains 2021. Right? उनमें उनके आने के बहुत ज़्यादा chances हैं. तो कल जो है हम Indian political thought जो है उसको cover करेंगे. And next weekend जो है we will move on towards political theory. Very importantly, जो link है for the PDF that will be attached, तो आप उसको जाके download कर सकते हैं. हमारे mains test series का भी जो लिंक है नीचे होगा. साथ ही में जो अगर आप बिगिनर हैं और हमारा फुल ऑप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी जो है दिया होगा. द ऑप्शन कोर्स इज ओनली ओपन टिल दिस वीकेंड अगर आप विद इवैल्यूएशन करना चाहते हैं. ठीक है. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.